अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुजीब है। आज मैं आपके साथ अपने टेलीपोली क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, और इस सिलसिले में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बख्त अली अंसारी। आप इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट हैं, और साथ में हमारे साथ एक और दोस्त हैं डॉक्टर सरमद जमाल सिद्दीकी। उनको हम फ़ोन पे ऑनलाइन लेंगे और हम उनसे कुछ चंद सवाल हैं वो पूछेंगे। मैं आपको सवाल बताता चलूँ कि हमने कोरोना के हवाले से क्या बात करनी है। एक तो उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद हम उनकी एपिडेमियोलॉजी के केस रिपोर्ट्स दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ हुए हैं। उसके बाद तीसरा सवाल हमारा होगा कि ये जो इसका ट्रांसमिशन मेथड है वो कैसे फैलता है, और चौथा सवाल है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की इसकी अलामत क्या है, लोगों को ये जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जो पांचवा सवाल होगा वो होगा सस्पेक्टेड और कंफर्म केस। बहुत से लोगों के लिए एक ये एम्बिग्विटी है या एक कंफ्यूजन है कि ये सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस कैसे होते हैं, तो ये हम बात करेंगे डॉक्टर बख्त अंसारी से। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट है, ये भी बात करेंगे। और उसके बाद सातवां सवाल होगा इन्फेक्शन कंट्रोल या प्रिवेंटिव मेथड्स। और लास्ट में होगा मैसेज फॉर पब्लिक और मैसेज फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर बख्त अंसारी के पास चलता हूँ, उनसे पूछेंगे कि ये जो कोरोना वायरस है ये क्या है और इसकी एपिडेमियोलॉजी दुनिया के अंदर क्या है, क्या स्टेटिक्स है। शुक्रिया डॉक्टर मुजीब रहमान, आपके टेलीपोली क्लिनिक प्लेटफॉर्म से मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। बेसिकली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने बुलाया मुझे नोवल कोरोना वायरस के हवाले से। नोवल कोरोना बेसिकली जिसका आउटब्रेक वुहान सिटी चाइना से हुआ, जिसकी वजह से पूरी दुनिया एक अजीब किस्म की परेशानी में है। बेसिकली इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जहाँ से स्टार्ट हुआ चाइना से, उसके बाद उसने पूरा यूरोप अफेक्ट किया। ज़्यादातर डेथ रेट चाइना में है, उसके बाद ईरान में, और थर्ड नंबर इटली में है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि अगर हम डेली लाइफ रूटीन प्रोसीजर में अपनी इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स रखेंगे और हद इम्कान ये चीज़ें बहुत कम हो सकती हैं। मुझे आप ये बताना पसंद करेंगे कि अच्छा ये जो डिफरेंट कंट्रीज़ में वहाँ का स्टेटिक्स डेटा क्या है, क्या आपके पास कोई डेटा है इसका? बिल्कुल, मैंने ये डेटा कलेक्ट किया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो केस रिपोर्ट हुए हैं वो हैं चाइना में। वहाँ पे 80,879 ये केसेस हैं जो रिपोर्ट हैं। उसमें जो डेथ रेट है वो है 3211 केसेस। तो ये कितना परसेंट बनता है उनका? ये आप उनका 2% या 3% के करीब है, आप ये लगा सकते हैं। सही। बाकी कंट्रीज़ में सेकेंडली जो अफेक्ट हुआ है वो है इटली। वहाँ पे ज़्यादातर केस हैं जो रिपोर्ट हैं वो 2474 और डेथ रेट है अराउंड अबाउट 2000। थर्ड है ईरान। ईरान में जो केस रिपोर्ट है वो 13,950 और डेथ रेट है 724। बाकी स्पेन में है, इटली में है, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में। इसी वजह से पूरी कंट्री एक परेशान है, लोग परेशान हैं। और जो टोटल कंट्रीज इस आउटब्रेक से अफेक्टेड हैं वो है 171 और 157। 157 बिल्कुल। और जो टोटल डेथ रेट हुआ है वो है 6,524। तो ये जो आपको मैंने स्टेटिक्स बताई वो कंट्रीज हैं जहाँ इनका डेथ रेट हुआ है। डॉक्टर बख्त अंसारी, अगर आपकी इजाज़त हो तो हमारे एक और दोस्त हैं डॉक्टर सरमद जमाल सिद्दीकी, उनको कॉल पे लें ऑनलाइन। बिल्कुल, आप ले सकते हैं। उनसे पूछते हैं एक सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सरमद जमाल सिद्दीकी, डॉक्टर मुजीब बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर मुजीब, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टेलीपोली क्लिनिक का कि उन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया। हम आपसे इस कोरोना वायरस के बारे में एक सवाल पूछेंगे। आपसे ये पूछना है कि इसका जो ट्रांसमिशन मेथड है, ये जो फैलना है इसका, ये कैसे फैलता है? इसके मुख्तलिफ ट्रांसमिशन रूट्स हैं। तो एक है वो एयरबॉर्न। ऐसे इन्फेक्शन को हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं, यानी कि एयर अगर आप ये
दायरे में आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन कोरोना वायरस को इन्फेक्शन ऑलरेडी सही। अगर वो खांसता है और आपके सामने खांसता है तो उसके दायरे के अंदर आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपके सामने उसने नाक साफ की तो भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो हो गया ईयर। इसका इनपुट है इस तरह आप इसे हाथ बनाएंगे तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने अपने हाथ से नाक साफ की या अपनी आंखों को हाथ लगाया हो, अपनी आंखों साफ की हो या अपना मुंह पोंछा हो, सही। और वो उसी हाथ से आपसे हाथ मिलाए। सही। सेम हाथ आप अपने उससे अपना मुंह साफ करें या अपनी नाक को लगाएं, मुंह को साफ करें या अपनी आंखों को साफ करें तो इन रूट्स के थ्रू ये आपको इन्फेक्शन की मुंतकिल हो सकती है। इसका सेकंड रूट है इस तरह। और दूसरा है थ्रू सरफेसेस, यानी कि जो सरफेसेस हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, जिस तरह हम एग्जाम्पल लेते हैं लोग खरीदो पर्व के दौरान लोग की मुंतकिली होती है। पैसों की बात करें, आपका मतलब है कि पैसे, आपका मतलब है कि जो पैसे हैं, नोट, पैसे, रुपए, उसकी बात कर रहे हैं? रुपए अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी किसी खरीदो पर्व के दौरान किसी को कोई नोट देता है किसी दुकानदार को और उस नोट से मुंतकिली दुकानदार को होगी, दुकानदार किसी और को देगा, ये चेंज हो जाएगी। इसी तरह इन्फेक्टेड पर्सन अगर किसी पेन या किसी टेबल या किसी ऑब्जेक्ट को हाथ लगाएगा तो वो वायरस जो ऑब्जेक्ट जानदार नहीं है उसमें 48 आवर्स तक सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने मेंशन किया है कि 48 आवर्स तक उसमें रहेगा और रहेगा और वो ऑब्जेक्ट कंटेजियस हो जाएगा, उससे किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा अच्छा। इसकी मुंतकिली इस तरह से भी हो सकती है। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, कोई किसी दावत का एहतमाम है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, कौन किस तरह खांस रहा है, किस जगह से आप खाना खा रहे हैं, तो उस मौक के सराउंडिंग्स में भी इससे मुंतकिल हो सकती है। तीसरा, आप कहीं बाहर खाना खा रहे हैं और उसको या जो वेटर उसको सर्व कर रहा है, उस खाने की हैंडलिंग जो भी कर रहा है, उसको अगर ये इन्फेक्शन है तो उसके थ्रू भी आपकी वायरस की ट्रांसमिशन होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। तो इसका मतलब है कि जो आपने ऑब्जेक्ट की बात की, तो ये जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो ये भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है। पर्सनल मोबाइल तो एक्चुअली हम किसी और को कम ही देते हैं, लेकिन हाँ, अगर मोबाइल आप कर रहे हैं और ये मोबाइल किसी और ने यूज किया और अगर आपको इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन इस तरह जो मेन चांसेस है इन्फेक्शन के ये थ्रू एयरबॉर्न है, इसलिए हमने यही यानी कि ऐलान किया है कि कोई आदमी में आपको शक हो या कोई खांस रहा हो, जुकाम हो, गला खराब हो तो या किसी को बुखार हो तो 2 मीटर के दायरे से रेडियस से बाहर रहें और हाथ मिलाने से गुरेज करें, अपने हाथों को साफ करें और हैंड सैनिटाइजर। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि हैंड सैनिटाइजर और एक जगह, एक तरफ है, दूसरी तरफ हमारे पास साबुन है, तो आपकी क्या ख्याल है कि कौन सी आपकी चॉइस है? फर्स्ट चॉइस तो साबुन है, क्योंकि ये जो है वॉल जो है वायरस की ये डिफरेंट स्टेप्स ट्रैवल करती है डिफरेंट। अच्छा अच्छा। तो लिक्विड जो है उसको हम चिकनाहट कहते हैं और चिकनाहट साबुन से ही होती है, तो वो साबुन अगर आप यूज करेंगे तो वो वॉल रप्चर हो जाएगी और वायरस का खात्मा हो जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि हैंड सैनिटाइजर में डिसइंफेक्टेंट होता है, जिस तरह एंटीसेप्टिक होता है, आप डिटॉल देते हैं, इसी तरह ये भी एक बहुत मौसम तरीका है वायरस से। अच्छा अच्छा अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर सरमद जमाल सिद्दीकी साहब। हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने टेलीपॉलीक्लिनिक के प्लेटफॉर्म पे आपने अपना ओपिनियन दिया। इंशाल्लाह आपसे हम दोबारा भी रब्ता करेंगे और दोबारा आपसे इस सिलसिले में दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया, टेलीपॉलीक्लिनिक का शुक्रिया कि उसने हमें मदद किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सर मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, बहुत से लोग हैं जो घबराए हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि जी नज़ला ज़ुकाम है तो शायद मुझे कोरोना वायरस हो गया, हर कोई इस तरह परेशान है, इवन मुझे नज़ला ज़ुकाम है तो मुझे एक टेंशन सी हुई है।
तो लोगों को हम किस तरह समझाएं कि क्या क्राइटेरिया है, लोग कब टेस्ट के लिए जाएं, या मतलब कब उनको वाकई सीरियसली परेशान होना चाहिए कि ये जो अलामात हैं वो कोरोना की हो सकती हैं। आजकल मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमें नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, क्योंकि ये नज़ला ज़ुकाम खांसी ये सीजनल फ्लू है जो आज भी है कल भी था। तो मतलब ये परेशानी की बात, ये परेशानी की बात नहीं है। असल में हमने एक गाइडलाइन जो एक CDC की तरफ से बनी हुई है उसका एक स्कोरिंग एरिया जिसको हम बोलते हैं विजुअल ट्रायज क्राइटेरिया, विजुअल ट्रायज क्राइटेरिया, हाँ, जिसकी हमने 14 स्कोर रखा हुआ है। अगर वही पेशेंट वही जो क्लाइंट है आपका 14 तक आ रहा है, 14 क्राइटेरिया तक, तो आप उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जो आपको मैंने पहले बताया था विजुअल ट्रायज क्राइटेरिया के बारे में, जिसकी मैंने आपको 14 पॉइंट बताए थे, अभी उनकी मैं तफसीलन आपको बताऊंगा। जिसमें बुखार है वो है 38 सेंटीग्रेड, उसको पॉइंट हैं 2। खांसी है वो भी स्कोर हम उसको 2 देंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है उसको 2 देंगे। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब आप बता रहे हैं कि ये जो सांस लेने में दुश्वारी हो जिसको, एग्जैक्टली वो जो पेशेंट मतलब खांसी के बाद कहें कि जैसे हमें सांस में तकलीफ हो रही है, उसका आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल, जो सांस लेने में उसको तकलीफ हो, दुश्वारी हो, रूटीन जिस तरह हम सांस लेते हैं उस तरह नहीं हो, डिफिकल्टी हो, तो उसी से हम पेशेंट से पूछते हैं। मतलब नॉर्मली तो ये होता है कि जैसे फीवर है और कफ है, ये तो अक्सर लोगों को नज़ला जुकाम तो होता है, मगर ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ये जरा थोड़ा सा तकलीफ ज्यादा होती है तो फिर जाके होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल, ये हिसाब से ही कह रहे हैं। तो मतलब ये इसी में हम ये समझते हैं शॉर्टनेस ब्रेथ हो सके पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी हो, नमूनिया के पैचेस वगैरह आ चुके हों, तो इस वजह से हम शॉर्टनेस ब्रेथ का जिक्र करते हैं। दूसरा आता है नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया का, उसी का स्कोर हम 1 रखते हैं। सोर थ्रोट हो या रनी नोज हो, मतलब गला खराब होना, नाक का बहना, बिल्कुल उसको स्कोर हम 1 देते हैं। अमूमन दूसरे पेशेंट होते हैं जो शुगर के होते हैं, या गुर्दे जिनके काफ़ी अर्से से ख़राब होते हैं, या दिल के अमराज होते हैं, जो क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, उसको स्कोर हम 1 रखते हैं। बाकी जो 3rd पॉइंट है ये बड़े काम की पॉइंट है, जो जिससे आप एक क्लू निकाल सकते हैं, जिसमें ये है कि आपका उसी जगह पे एक्सपोयर हुआ हो, आप उसी जगह पे पेशेंट के साथ अटैच हुए हों जहाँ ये कंफर्म पेशेंट हो, जिसके साथ आपने मीटिंग करी हो। तो ये आपने आगे लिखा है इसका कि 3 स्कोर होगा, तो उसको आप स्कोर देंगे 3। मतलब ये वो पेशेंट हैं जिनका आपका PCR जो टेस्ट हो पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल, जिसका PCR पॉजिटिव, कोविड-19 का जो पॉजिटिव हो, तो अगर आप उससे मिले हों तो आपका ये स्कोर आपने 3 बताया। एग्जैक्टली, मतलब आप इसका नया एग्जांपल ये है कि जैसे सखर में जो उन्होंने क्वारंटाइन की हैं, जिनकी टेस्ट पॉजिटिव हैं, उनको अगर आप मिले हैं, हाँ, मसलन तो आपका ये 3 बन जाता है। हाँ, 3 बनेंगे। ठीक है, थैंक यू। दूसरा ये है कि वही पेशेंट मतलब एनिमल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो या इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब एनिमल मतलब कैमल भी हो सकते हैं, आपके बैट हो सकते हैं, आपके दूसरे ऐसे मतलब इन्फेक्शस एनिमल्स जिनके साथ आपने डायरेक्ट मतलब उनका कोई मिल्क यूज़ किया हो, या उनका मीट यूज़ किया हो, या उनकी आपके साथ अमूमन मतलब फीसेस या यूरिन से आपका टचअप हुआ हो, तो उसी को स्कोर देते हैं हम 2। मतलब अगर आपका ये इनसे कांटेक्ट है तो 2 स्कोर ये भी ऐड हो जाता है। बिल्कुल। और लास्ट वन है कि आपने ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी को आपने विज़िट किया हो, जैसे अमूमन यहाँ एपेंडेमिक सखर है, वहाँ आपने जाके अंदर तो नहीं गए हो, लेकिन आप उस एरिया को आपने विज़िट किया हो, तो उसी को भी हमने, लेकिन इसी को हम देखें कि लास्ट 2 वीक्स आपने विज़िट किया हो, लास्ट 2 वीक, इसके बीच में इंक्यूबेशन पीरियड का कंफर्म करते हैं, क्योंकि वो 2 हफ्तों के अंदर जो पेशेंट है वो साइलेंट होते हैं, फीचर्स नहीं होते, तो आप कहते हैं कि इस 2 हफ्तों में उन पेशेंट के साथ या उस एरिया में आप गए हैं, तो उसे मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी का एक स्कोर बन जाता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 14 स्कोर हो या उससे कम हो, अगर ये पेशेंट 14 स्कोर पे पूरा मतलब उतर रहा है तो इसको हम रखेंगे सस्पेक्टेड। इवन 12 में गया, 10 में गया, उसको हम सस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ये नाज़रीन को आज मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में हर बच्चे को, बूढ़े को ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपका अमूमन स्कोर 10 से ज़्यादा होता नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं, परेशानी की इसमें कोई बात नहीं है। आप इसमें 2 पॉइंट एहतियात करें। अगर आपने एपिडेमिक एरिया का विजिट किया है वो आप जहन में रखें, कंफर्म पेशेंट के साथ आपने विजिट किया है तो वो आप जहन में रखें, अदरवाइज आप 10 से ज़्यादा रहेंगे तो इसमें कोई परेशानी की, कोई फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि इस इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करें
और इसकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो क्या हैं? बेसिकली जो इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं जहाँ ये चीज़ें प्रिवेंशन कंट्रोल ज़्यादा वो फोकस करते हैं, तो इसी को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, दो स्टेप में। एक को हम करते हैं इसको कंट्रोल पब्लिक लेवल पे, मतलब अवामी बेसिस पे। दूसरा करते हैं जो हॉस्पिटल बेस पे, क्योंकि डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सें जो होते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर, वो ज़्यादा रिस्क होते हैं, तो उसी को हॉस्पिटल बेस पे हम कंट्रोल करते हैं। तो अभी मैं हॉस्पिटल लेवल पे बता रहा हूँ, स्पेशली अभी मैं मुखातिब हूँ डॉक्टरों से, जो हमारे दोस्त डॉक्टर जो हाई रिस्क पे हैं, जो इन्फेक्टेड पेशेंट साथ डेली कांटेक्ट में होते हैं, तो वो बेसिकली करें क्या। उसके लिए बेसिक टूल्स ये हैं कि स्पेशली चेस्ट फिजिशियन या कोई सेकंड इन्फेक्शन के लिए कोई फिजिशियन आ रहा है, तो ये पेशेंट आपका होना चाहिए, जो कंफर्म केस है वो होना चाहिए आइसोलेशन रूम में, जो नेगेटिव पैक प्रेशर होना चाहिए, जिसकी लेवल ये होनी चाहिए कि -2 to 5 पास्कल प्रेशर, वहाँ उसका प्रेशर होना चाहिए। सेकेंडली उसी रूम के आगे एक छोटा रूम होता है जिसको बोलते हैं एंटीसीडल रूम, जहाँ आपके पूरे इक्विपमेंट्स होते हैं, मसलन मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए, आपके फेस शील्ड होने चाहिए। ये होता है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वहाँ आप अपनी एक प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले आप हैंड वॉश करते हैं। हैंड वॉश के प्रोसीजर्स हैं, आपको मैं बताऊँगा सेकेंडली। तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने आप को उसी रूम में एंटर होने के लिए, तो एक सीक्वेंस होती है पर्सनल इक्विपमेंट की, आप कैसे पहनेंगे। सबसे पहले आप हैंड वॉश करें, उसके बाद आप मास्क यूज़ करें। मास्क N95 होता है। मास्क की दो होती हैं साइज, स्मॉल और रेगुलर, तो वो आप अपने फेस के साइज़ के हिसाब से आप चूज़ करें। आपका फेस साइज़ छोटा है तो स्मॉल लें, अगर आप मीडियम है मतलब या लार्ज है तो रेगुलर लें। तो आप उसको पहनने के बाद उसको फिक्स करें। फिक्स करेंगे उसके बाद मतलब साइडों से एयर की एंट्री नहीं होनी चाहिए, आप उसको फिक्स करें। उसके बाद आप डिस्पोजेबल आप गाउन यूज़ करें। बाकी रही बात, अमूमन मैंने देखा कि सब लोग ग्लासेस पहन रहे हैं। ग्लासेस पहनने की आपको ज़रूरत तब पड़ती है जब आप एमरजेंसी में पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे हैं या कुछ सिचुएशंस हैं कि ब्लड स्प्लैश हैं, तो आप वो गॉगल यूज़ करें, अदरवाइज गॉगल की भी आपको नीड नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि जो आपने चीज़ें पहनी हुई हैं, तो क्या इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ये चीज़ें सारी होती हैं डिस्पोजेबल, एक्सेप्ट N95 मास्क। अगर N95 आपके पास, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, तो उसी को आप विद इन 8 आवर्स यूज कर सकते हैं। सेम पेशेंट और सेम जो आपका बंदा, मतलब जो डॉक्टर स्टाफ पहनता हो वो यूज़ करेगा। ये नहीं कि एक डॉक्टर ने पहना है कि दूसरा डॉक्टर यूज़ करे, सेकंड दूसरा स्टाफ, वही डॉक्टर होगा, वही पेशेंट होगा, वही एरिया होगी, वो सिर्फ मैक्सिमम 8 आवर्स तक यूज़ कर सकता है। और अगर हम ये कहें कि कोई कंफर्म पेशेंट है और आपने वो जो आपने बताया है गाउन और ग्लव्स और ये चीज़ें, अगर कंफर्म पेशेंट का आपने इलाज किया, इसका मतलब है कि उस पर भी जरासीम आए हुए हैं, तो वो चीज़ें आप कहाँ करेंगे? बेसिकली जो आपने इनसाइड अपने पेशेंट को विजिट किया, आपने ट्रीट किया, उसके बाद जैसे आप बाहर आ गए नेगेटिव रूम से, तो बाहर आप आके ये मतलब रिमूव करेंगे। रिमूव करने का सबसे पहला बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये नहीं कि आप मास्क उतारेंगे, और मास्क उतारने का तरीका ये है कि आप पेशेंट का रूम में अंदर नहीं उतारेंगे। पेशेंट के रूम से निकलने के बाद पेशेंट का रूम क्लोज करेंगे, उसके बाद बाहर निकलेंगे। सबसे पहले आप ग्लव्स उतारेंगे, ग्लव्स उतारने के बाद गाउन उतारेंगे, कैप उतारेंगे, लास्ट में आप मास्क उतारेंगे। लास्ट वो ही आप थ्रो करेंगे। आपका येलो कलर बैग होगा बायोहजार्ड, उसी में थ्रो करेंगे। वो उसी को प्रॉपर एक जगह पे आप थ्रो करेंगे। ये नहीं कि आप उसको पब्लिक प्लेसेस पे थ्रो कर दें, क्योंकि वो कंटामिनेट होता है, वही एक सोर्स होता है इन्फेक्शन का। इन्फेक्शन उससे स्प्रेड होगा। हाँ, तो उसी को आप बेसिकली सही तरह डिस्पोज करेंगे। या तो ये जो चीज़ें आपने बताई, तो ये तो डॉक्टर्स के लिए, तो ये आवाम के लिए आपने कुछ बताया था कि आपके दो इसके हिस्से हैं, एक डॉक्टर्स और आवाम के लिए। तो आवाम के लिए क्या पॉइंट्स हैं? आवाम के लिए जो पब्लिक लेवल पे हम यही देंगे कि जो अमूमन लोग ज़्यादा बैठते हैं, उठते बैठते हैं, गैदरिंग्स करते हैं, फ्रेंडशिप होती है, फैमिली गैदरिंग्स होती है, तो उसी गैदरिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। वहाँ गैदरिंग जाना, क्राउड जहाँ पे है, रश की जगह है, मार्केट है, तो आप वहाँ पे, और आप फिजिकल टच जिससे आप गले मिलते हैं, हाथ लगाना, गले मिलना, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, अवॉइड करें। अगर आपने अननोन बंदे से मतलब आपने फिजिकल कांटेक्ट टच किया है, तो आप फौरन आप हैंड वॉश करें, हाथ साबुन से। मतलब कोई ऐसा बंदा है जो आपके जानने वाला नहीं है, आपने कहीं पे बैठे हैं, तो बस सारे लोग आपने हाथ मिला लिया, तो आपको हाथ
धोने पड़ेंगे। बिल्कुल आप हैंड वॉश करें, क्योंकि ये चीज़ें कॉन्टेक्ट से भी होती हैं, आपके कपड़े पे इन्फेक्टेड होते हैं, आपके हाथ पे इन्फेक्टेड होते हैं, तो बेहतर ये है कि आप जाके हैंड वॉश करें। सेकंड, आप उसी एरिया से अवॉइड करें जहाँ ये केस कंफर्म हो, मतलब जिस हॉस्पिटल में पेशेंट हैं, आजकल क्वारंटीन एरिया बने हुए हैं सखन में या गंबड़ में, किसी ऐसी जगह पे, तो वहाँ जाने से गुरेज करें। ये नहीं कि पेशेंट एक कंफर्म केस है, आइसोलेशन रूम में पड़ा है, तो पूरी की पूरी फैमिली वहाँ जाके बैठ जाए, ये बिल्कुल इन्फेक्शन कंट्रोल में इसके अगेंस्ट है। वहाँ मिनिमम एक्सपोजर होना चाहिए, डॉक्टर्स भी एक जाए, नर्स भी एक जाए, और सफाई करने वाला बंदा जो होता है क्लीनर वो भी एक जाए। ये नहीं कि हर डॉक्टर जाए, हर स्टाफ जाए, मिनिमम एक्सपोजर, मिनिमम नॉट मैक्सिमम, वन डॉक्टर, वन नर्स, वन पेशेंट, एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड मीटिंग ऑफ फैमिली विजिटर्स, फैमिली मेंबर्स स्ट्रिक्टली। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मतलब अगर हम कहें कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पूरी दुनिया परेशान है, ये जो पेशेंट हैं, जो पॉजिटिव पेशेंट हैं, तो इस पॉजिटिव पेशेंट्स की अगर ट्रीटमेंट की बात करें या इवन जो सस्पेक्टेड पेशेंट हैं, ये मुख्तलिफ डॉक्टर्स की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, इनको अच्छे सेटअप पे होना चाहिए क्योंकि ये पेशेंट सीरियस हैं। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि पॉपुलेशन के एरियाज जो हैं कम्युनिटी से ज़रा दूर होने चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है सिलसिले में? असल में ये जो आप बात कर रहे हैं कि अगर सस्पेक्टेड है या कंफर्म है, कंफर्म केसेस को आप हॉस्पिटल में ही रखें, कि उसकी वजह ये है कि हो सके ये सेकंड इन्फेक्शन चला जाए, तो ARDS में चला जाए, उसकी वजह से इसको फिजिशियन की जरूरत पड़े या कोई और चीज़ हो, तो उसको हॉस्पिटल लेवल पे करें। लेकिन ये वही पेशेंट एक पैक्ड एरिया में होगा, पैक्ड रूम में होगा, जिसको हम बोलते हैं आइसोलेशन रूम। ये नहीं कि आप एक पूरा वार्ड बनाएं, वार्ड में एक पेशेंट कंफर्म है, दूसरे सस्पेक्टेड है, तो उसी एरिया में 10-15 बेड है, तो ये प्रॉपर वे नहीं है। तो हॉस्पिटल लेवल पे होना चाहिए। और दूसरी बात अपने कि क्वारंटीन लेवल, क्वारंटीन में सिर्फ वही हम बंदे रखते हैं जो सस्पेक्टेड है, जो हम कंफर्म होने से पहले रखते हैं, तो वो आप अवॉइड करें शहर से में रखने के लिए। उसको कोशिश करें कि पब्लिक प्लेसेस से, शहरों से बिल्कुल दूर रखें, वो बेहतर रहेगा। चलिए नाज़रीन, हम आज डॉक्टर बख्त अंसारी से काफ़ी मुफीद मालूमात उनसे ली, और साथ में हमारे साथ थे डॉक्टर सरमद जमाल सिद्दीकी, उनसे भी हमने बात की, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि पूरे अवाम, क्योंकि ये पूरा एक पेंडेमिक है, पूरी दुनिया का एक मसला है, तो ये सारे लोगों के लिए एक मसला है। आप सब पे एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप कोशिश करें कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट इस पे जो है कमांड देती है, उसको फॉलो करें विथ जो है सॉलिड स्पिरिट, और इस पे कोशिश ये करें कि कोई गलत अफवाहें या जो प्रोपेगेंडा है या इस तरह की चीज़ें हैं जो आपकी कंफर्म नहीं है, ये ना फैलाएं। सोशल मीडिया बहुत से ऐसे चीज़ें देखी हैं कि लोग जो है ना, इधर इतने पेशेंट आ गए, इतने पेशेंट मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कंफर्म जब तक आपके पास ये पेशेंट है, जब तक आपके पास कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, तो आप सोशल मीडिया पे ना इस तरह की चीज़ें फैलाएं, और कोशिश करें कि जो चीज़ें डॉक्टर्स की तरफ से या किसी आप इंस्टीट्यूट की तरफ से आ रही हैं, तो वो आप आगे जो है बेशक आप मैसेज दे सकते हैं अगर आपका पॉजिटिव मैसेज है, और कोशिश करें कि गवर्नमेंट का सपोर्ट करें, डॉक्टर्स की सपोर्ट करें। इस पूरी जंग के अंदर जो डॉक्टर्स का रोल है, स्टाफ नर्सेस का रोल है, और जो नीचे का एक अमला है, फिजियोथेरापिस्ट हैं, और जो है हमारे स्टाफ नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं, ठीक है, ये सब जो है आपके हीरोज़ हैं, आपके इस पूरे जंग के अंदर फ्रंट लाइन पे जो है खड़े हैं। इनको आपकी अप्रिसिएशन और आपकी जो है दाद देने की ज़रूरत है कि ये हमारे हीरोज़ किस तरह इस पूरे पेंडेमिक की जो जंग की सूरत हाल है उस पर लड़ रहे हैं। मैं आपसे इंशाल्लाह इस वक्त जो है इजाज़त चाहूँगा, और इंशाल्लाह आपसे अगली बार बहुत जल्द इसी इशू पे किसी और डॉक्टर के साथ आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त चाहिए।